चलो बच्चों, एक टॉपिक का रिवीजन करते हैं। ये टॉपिक जो आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी वाला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके अंदर आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए अपन इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या टॉपिक है? टॉपिक की हेडिंग क्या बोलना चाहती है? लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम that one shall be surety on others default। लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, अपन सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके बाद में फिर से अपन रीडिंग करेंगे। तो इस प्रोसेस से करेंगे तो हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो, एग्जाम्पल मैंने नीचे बनाया है। क्या सिनारियो है? एक स्टोरी है। बी वॉन्टेड टू स्टार्ट अ डायमंड पॉलिशिंग बिजनेस। फॉर द बिजनेस बी वॉन्टेड 5 करोड़ रुपीज। बी टुक द मनी फ्रॉम सी। ये सी है, ठीक है। बी ने किससे पैसे लिए? सी से पैसे लिए, और वो पैसे रीपे कितने टाइम के बाद करने थे? 5 साल के बाद रीपे करने थे। सी वांटेड सम प्रूफ दैट बी हैज टेकन मनी, सो बी ऑफर्ड टू राइट अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ सी। देखिए, अपन ने देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप के होते हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रॉमिसरी नोट जो बनाता है उसको पैसा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा लोन किसने लिया है? बी ने लिया है, तो बी को वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो बी ने कहा कि देखो, मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट बना के दे देता हूँ। उस प्रॉमिसरी नोट में मैं ऐसा लिख दूंगा कि 5 साल के बाद मैं आपको 5 करोड़ रुपया प्लस इंटरेस्ट, सपोज करो इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो वो प्रॉमिसरी नोट में ऐसा लिख देगा कि आई विल पे मिस्टर सी 5 करोड़ रुपीज प्लस इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। ऐसा करके मैं आपको प्रॉमिसरी नोट दे दूंगा। तो क्या वो प्रूफ सफिशिएंट है? ऐसा उसने सी को पूछा, बी ने। तो सी ने बोला सी वॉज नॉट श्योर इफ बी विल बी एबल टू रीपे बिकॉज बी वॉज न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सी को डाउट था कि यार 5 साल के बाद क्या पता इसका जो ये डायमंड पॉलिश बिजनेस है वो डूब जाए, तो प्रॉमिसरी नोट भी तो डिसऑनर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि प्रॉमिसरी नोट बना दिया है तो पैसा मिल ही जाएगा। एक वर्ड अपन ने सीखा था, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब ही होता है कि प्रॉमिसरी नोट की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया। अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट बंदे से तो आप क्या पैसा ले लोगे? तो सी को डाउट जा रहा था कि भाई जो बी है ना वो न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस है। देखो क्या वर्ड यूज किया है, न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो सी को ऐसा डाउट जा रहा था कि यार बी तो पैसा नहीं दे पाएगा। तो बी ने एक आइडिया लगाया। बी का एक फ्रेंड था ए, जो कि बहुत वेल्दी बिजनेसमैन था। बी ने ऐसा सोचा कि प्रॉमिसरी नोट में बी के साथ साथ ए का भी नाम लिख दिया जाए। तो ए एक वेल्दी बिजनेस है, वेल सेटलमेंट बिजनेसमैन है, गुडविल उसकी अच्छी है, तो सी मान जाएगा। सी को ऐसा लगेगा ना कि ठीक है, चलो बी नहीं दे पाया तो मैं ए के पास चला जाऊंगा, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में तो दोनों का नाम लिखा है। तो बी ने ए को पूछा कि क्या मैं तुम्हारा नाम लिख दूं प्रॉमिसरी नोट में? तो ए ने बोला कि ठीक है, तुम मेरा नाम भी प्रॉमिसरी नोट में लिख दो, पर although the promissory note was made by both A and B, the main responsibility of repayment was of B only। देखो, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की क्यों है? क्योंकि लोन तो बी ने लिया है ना। ए तो सिर्फ अपना नाम इसलिए जोड़ रहा है ताकि सी मान जाए। सी को बी के ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो भरोसा दिलाने के लिए ए अपना नाम जोड़ने के लिए रेडी है। एक तरह से समझ लो कि ए और बी फ्रेंड्स है, तो ए ने फ्रेंडशिप के कारण अपना नाम जोड़ दिया, पर लोन रिपे करने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की रहेगी। अगर बी नहीं दे पाया तो ए दे देगा। ऐसा एक अरेंजमेंट हुआ है। तो बेसिकली अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर only if B is unable to repay the amount, A will come into picture. So A in a way is a surety. So A एक तरह से गारंटी ले रहा है ना B की, कि अगर B नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगा। तो ऐसे पर्सन को अपन श्योरिटी तो बोलते हैं। तो ये एक टाइप का अरेंजमेंट हो गया। ये एक टाइप का अरेंजमेंट हो गया किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। इसमें सी का कोई रोल था ही नहीं। बी ए के पास गया, उसने बोला कि देखो भाई, सी को भरोसा नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रॉमिसरी नोट में मैं तुम्हारा नाम भी लिख देता हूं। तो ए बन गया श्योरिटी और बी बन गया प्रिंसिपल डेटर। तो आप देख सकते हो कि एक तो जो प्रॉमिसरी नोट बनाया वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो ए और बी ने मिलकर बनाया। किसके लिए बनाया? सी के लिए बनाया। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और एक दूसरा अरेंजमेंट हुआ है किसके बीच में? ए और बी के बीच में। क्या अरेंजमेंट हुआ है कि ए बन गया श्योरिटी और बी बन गया प्रिंसिपल डेटर। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। अब 5 साल के बाद अपन आगे जाते हैं। क्यों 5 साल के बाद? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि लोन इज टू बी रीपेड आफ्टर 5 ईयर्स। तो चलो 5 साल के स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एट द टाइम ऑफ पेमेंट सी वेंट टू ए। सो जब पेमेंट की बारी आई ना, तो सी बी की बजाय डायरेक्टली ए के पास चला गया एंड आस्क्ड फॉर मनी। अब
सी ए के पास गया तो क्या ए ऐसा बोल सकता है कि देखो भाई मैं तो श्योरिटी हूं, मेरी तो लायबिलिटी सेकेंडरी है, आप पहले प्रिंसिपल डेटर के पास जाओ, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है। क्या ए ऐसा बोल सकता है? तो ये पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 132, सेक्शन नंबर 132 ऐसा बोलता है कि क्योंकि प्रॉमिसरी नोट पर ए और बी दोनों ने साइन करा था ना, ए और बी दोनों ने साइन करा था ना, तो ए और बी दोनों की प्राइमरी लायबिलिटी है। यहां पर ए और बी दोनों की प्राइमरी लायबिलिटी है। ए ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम पहले बी के पास जाओ, अगर बी नहीं देगा तो मैं दूंगा। भाई वो तो तुम दोनों के बीच की बात थी, वो तो तुम्हारा एक पर्सनल अरेंजमेंट था, उसका सी से कोई लेना देना नहीं है। सी तो ए के पास जा सकता है और ए को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? नाउ ए कैनॉट से दैट आई एम जस्ट अ गारंटर बिकॉज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बोथ ए एंड बी आर लायबल टू पे। सो C can recover money from any one of them. Any one of them मतलब वो B के पास भी जा सकता है और A के पास भी जा सकता है, ठीक है। अरेंजमेंट वॉज बिटवीन A एंड B। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है अरेंजमेंट, ये कौन से अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं? ये वाले अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई A श्योरिटी बन गया, B प्रिंसिपल डेटर बन गया। वो तो A और B के बीच में है, उसमें C तो पिक्चर में आया ही नहीं था। अच्छा, अगर मान लो इस अरेंजमेंट का C को पता होता, C वॉज अवेयर, भाई उसी को अगर ये पता भी होता ना कि इन दोनों ने आपस में एक अरेंजमेंट किया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी सी ए के पास जा सकता है, क्योंकि पता होने से क्या फर्क पड़ता है। सी का तो इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट में था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में तो साफ साफ लिखा है कि प्रॉमिसरी नोट है और वो ए और बी दोनों ने बनाई है, तो वो ए और बी दोनों के पास जा सकता है। अगर उसको इस अरेंजमेंट के बारे में पता है तो भी चलेगा, अगर सी को इस अरेंजमेंट के बारे में नहीं पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट में जो ये लाइन लिखी है ना, सो हियर द लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस, अभी ये वाली जो लाइन है ना, ये एज इट इज जो अपने टॉपिक की हेडिंग है ना, वो लाइन मैंने कॉपी पेस्ट करी है। सो हियर द लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस, कौन से टू पर्संस? ए और बी, जो कि प्राइमरी लायबल है। प्राइमरीली लायबल क्यों है? क्योंकि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में, प्रॉमिसरी नोट में अपन खुद का दोनों का नाम लिखा है, तो वो दोनों प्राइमरीली लायबल है। विल नॉट बी अफेक्टेड, ये क्या चीज की बात कर रहे हैं? ये जो लायबिलिटी है ना, will not be affected, this liability will not be affected by arrangement between them that one shall be surety on others default। अगर उन्होंने आपस में कोई अरेंजमेंट किया है ना कि भाई मैं श्योरिटी बन जाता हूँ, तू अगर डिफॉल्ट करेगा तो ही मैं पैसा दूंगा, ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने आपस में कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? उस अरेंजमेंट से जो लायबिलिटी है वो कोई इफेक्ट नहीं करेगी। जो थर्ड पार्टी है ना, जैसे कि अपने केस में थर्ड पार्टी कौन था? अपने केस में थर्ड पार्टी था सी, वो सी ए के पास भी जा सकती है और बी के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो वो लायबिलिटी जो है ना, जो ए और बी की लायबिलिटी है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब अपन फटाफट इसके कंटेंट की रीडिंग कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। चलिए अब इसका मेन कंटेंट पढ़ लेते हैं। वेयर टू पर्संस कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन, देखिए टू पर्सन, अपन इसको रिलेट करते हैं अपने एग्जांपल के साथ। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन, मतलब कि सी। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब प्रॉमिसरी नोट बनाया। देखो प्रॉमिसरी नोट बनाना भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। टू अंडरटेक सर्टन लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी थी? 5 करोड़ प्लस इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर है ना, ये अपना अरेंजमेंट वाली बात है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है साफ साफ, एक तो ये प्रॉमिसरी नोट वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये नीचे एक अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये जो ऊपर यहाँ पे वर्ड यूज किया ना कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉमिसरी नोट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर लिखा है ना, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, ये वो अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। दैट वन शैल बी लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द अदर, वन शैल बी लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द अदर। इसका क्या मतलब होता है कि एक बंदा श्योरिटी बन गया, अगर दूसरा बंदा डिफॉल्ट करेगा तो ही उसकी लायबिलिटी आएगी, यानी कि एक बंदा श्योरिटी बन गया और एक बंदा प्रिंसिपल डेटर बन गया। यहाँ पर भी तो यही हुआ है कि ए श्योरिटी बन गया और बी प्रिंसिपल डेटर बन गया, ठीक है। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेकंड वाला जो अरेंजमेंट हुआ है, उसमें सी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ टू पर्संस, ये कौन से पर्सन की बात कर रहा है? ए और बी
टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो लायबिलिटी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाई थी ना प्रॉमिसरी नोट में, इज नॉट अफेक्टेड, मतलब कि ये 5 करोड़ की लायबिलिटी पर कोई असर नहीं आएगा बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, अरेंजमेंट बोल दो या कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 बोल दो, इसको कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 बोल देते हैं, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में जो लायबिलिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 के कारण। ऑल्दो सच थर्ड पार्टी मे हैव बीन अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब कि सी को ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता हो या नहीं पता हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया ना, आप लोग शांति से एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ICAI के हाथ किसी ने बांधे नहीं है। वो कभी चाहे तो एकदम ऑफ द टॉप के टॉपिक्स भी, एकदम जो रेयर पूछने वाले टॉपिक्स भी एग्जाम में पूछ सकती है। तो ऐसे केस में अपन पूरी बुक रटा तो मारेंगे नहीं, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो आप एटलीस्ट आंसर तो दे पाओगे। तो इसका सेक्शन है सेक्शन 132, कौन सा एक्ट चल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये जो एग्जाम्पल है ना, बस यही एग्जाम्पल मैंने नीचे यहाँ पर इसको इलेबोरेट कर दिया, थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में लिख दिया ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए और क्लियर हो जाए। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, ध्यान से देखिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बोलिए, मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा।